स्नोड्रॉप एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एपिसोड 6 के लास्ट सीन से, जहां यंगरो सुहो को बताती है कि वो एएनएसपी डायरेक्टर यानी उन चांग सू की बेटी है। यंगरो सुहो को फिर से बोलती है कि ये लोगों को यहाँ से जाने दो, लेकिन सुहो उसको बंदूक दिखाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगा। सुहो सभी पकड़े हुए लोगों को बताता है कि मैं सिर्फ 9 स्टूडेंट्स को यहाँ से जाने दूंगा। यंगरो सुहो को बोलती है कि तुम और एक इंसान को जाने दो, तो सुहो उसको बोलता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक शील्ड हो जो मुझे जिंदा रखेगी। यंगरो को फिर एक खिड़की के सामने खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ चंग्या उंगचल का इलाज करती है और अपने हाथ पे कुछ लिखना स्टार्ट करती है। सुहो वार्डन के साथ बात करता है और वो बोलता है कि एएनएसपी की डायरेक्टर की बेटी इस हॉस्टल में रहती है। एएनएसपी के लोगों को ये भी शौक होता है कि अभी सुहो को पता चल गया है कि यंगरो के पापा कौन है। वार्डन सुहो को बोलती है कि क्या यंगरो ने तुम्हें खुद बताया कि उसके पापा डायरेक्टर है? जब उसे हम यहाँ से बाहर निकालने वाले थे तभी भी उसने नहीं बताया कि वो डायरेक्टर की बेटी है। सुहो पूछता है कि यंगरो को बाहर क्यों निकालने जाने वाला था, तो वार्डन बताती है कि तुम्हें यहाँ छिपाने के वजह से यंगरो को हॉस्टल से बाहर निकालने जाने वाला था। एएनएसपी के लोग सुन के हैरान हो जाते हैं कि यंगरो ऐसा भी कुछ कर सकती है। वार्डन बोलती है कि यंगरो ने किया जो उसे सही लगा, लेकिन अब उसके वजह से हॉस्टल में सभी रहने वाले लोगों की जान खतरे में आ चुकी है, और अगर तुम यंगरो को थोड़ा भी समझते हो तो तुम और लोगों को छोड़ दो। जो लड़की खुद की जान तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, उसके लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो ना। लेकिन सुहो ये बात नहीं मानता। वार्डन फिर बाथरूम में जाती है और वह अपना छुपाया हुआ ट्रांसमीटर बाहर निकालती है। ट्रांसमीटर की आवाज़ सुन के जू कॉमरेड बाथरूम में कौन है चेक करने आ जाते हैं। वार्डन जल्दी से ट्रांसमीटर छुपा देती है और बाहर निकलती है। हाना सुहो को बोलती है कि लीड डिटेक्टिव को मुझे कब देखने मिलेगा। लीड डिटेक्टिव ठीक नहीं है और डॉक्टर को भी कुछ काम नहीं है, तो उसे लीड डिटेक्टिव का इलाज करने दो। हाना बोलती है कि ये प्रॉमिस याद रखो क्योंकि डॉक्टर को मैंने ही लाया है। सुहो डॉक्टर चंग्या से उंगचल की पूछताछ करने जाता है, तो चंग्या उसे कमरे के अंदर लेके जाती है और शांत रहने के लिए कहती है। चंग्या दीवार पे लगी हुई टैपिंग डिवाइस सुहो को दिखाती है और फिर अपने हाथ पे लिखा हुआ मैसेज दिखाती है जो कहता है कि मिलिट्री टीम्स यहाँ जल्दी ही पहुँचने वाली है और ये पूरा हॉस्टल टैप किया जा रहा है। सुहो को जैसे ही ये बात समझ आती है, वो भी नाटक करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि डॉक्टर को अब लीड डिटेक्टिव का इलाज करना चाहिए ताकि दोनों साइड्स में ट्रस्ट बढ़े। एएनएसपी के लोग दूरबीन से हॉस्टल पे नज़र रखते हैं। उन चांगसू को यंगरो दिखती है और वो दुखी हो जाते हैं। नामटेल मजाक करते हुए आन पुलिस हेड को पूछते हैं कि जासूस को छुपाना क्राइम है ना, तो आन पुलिस बोलते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा क्राइम है। नामटेल उन चांगसू को बोलते हैं कि तुम हमारे देश पे एक धब्बा हो, पर चांगसू को गुस्से में देख के वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। हॉस्टल में सुहो लीड डिटेक्टिव से मिलने जाता है और पूछता है कि उन चांगसू कैसा आदमी है। डिटेक्टिव ली पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बॉस पे ब्रीफिंग चाहिए क्या? तुम्हारे जैसे नॉर्थ कोरियन स्पाई को वो क्यों भाव देंगे? सुहो बोलता है कि वो भाव देंगे क्योंकि उनकी बेटी यहाँ फंसी हुई है। सुहो जानबूझकर दीवारों के पास जाके बोलता है कि अगर मुझे फिर से फंसाया गया तो ये बिल्डिंग के सभी बॉम्ब फूट जाएंगे, और ऐसा हो गया तो उन चांगसू को अपनी बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। लीड डिटेक्टिव पूछते हैं कि तुम लीडर हो, फिर भी अपने लोगों को साथ लेकर मरोगे क्या? सुहो कहता है कि मुझे मेरे देश के लिए गद्दार नहीं पर हीरो बन के मरना है। यहाँ एएनएसपी में उन चांगसू को टेंशन आता है कि वो अब अपनी बेटी को कैसे बाहर निकालेंगे, तो नामटेल बोलता है कि मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने और एक प्लान बनाया है। नामटेल हाना को बताते हैं कि डॉक्टर चंग्या 2 जासूसों को बेहोशी की दवा देगी, तब तुम नीचे के फ्लोर्स पे से सभी ट्रैप्स निकाल दो ताकि हमारी टीम अंदर घुसकर आखिरी जासूस को मार दे। एएनएसपी के एजेंट्स हॉस्टल के बेसमेंट के बाहर तैयार होते हैं। हॉस्टल में सुहो लीड डिटेक्टिव को बाहर लेके आता है और लीड डिटेक्टिव को देखते ही हाना उसे गले लगा लेती है। गले लगाने का असली रीज़न होता है कि वो डिटेक्टिव ली को धीरे से बताती है कि मेडिकल किट में बंदूक है और बाहर मिलिट्री टीम तैयार है।
जू कॉमरेड हाना को साइड में खींचते हैं। हाना बोलती है कि तुमने डिटेक्टिव ली की हालत ऐसे क्यों कर दी? तो जू बोलता है कि तुमने हमारे टीममेट गुमचोल को क्यों मारा? हाना बोलती है मैंने किसी को नहीं मारा, उसने ही जहर लेके खुद को मार दिया क्योंकि तुम्हारे रूल्स बुक में ऐसा लिखा है। सूहो गुस्से में हाना की गर्दन पकड़ लेता है क्योंकि उसे अपने टीम मेंबर के खिलाफ कुछ सुनना नहीं था। ली डिटेक्टिव दखल अंदाजी करते हैं और ये झगड़ा सुलझा देते हैं। डॉक्टर चंग्या डिटेक्टिव ली का इलाज करने जाती है और सूहो हाना को लेके कुछ लोगों को छोड़ने की तैयारी करता है। हाना कुछ लड़कियों को बाहर लेकर आ जाती है। सूहो ये सब खिड़की से देख रहा होता है। उन चांगसू की वाइफ अचानक एएनएसपी के बेस पे खाना लेके पहुंच जाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। उसी वक्त एक एजेंट आन पुलिस हेड को कहता है कि न्यूज़ देखिए। न्यूज़ पे प्रोफेसर हान के बारे में बात हो रही होती है। पब्लिक को बताया गया था कि प्रोफेसर हान नॉर्थ कोरिया में भागते हुए मर गए, लेकिन नए सबूत दिखा रहे हैं कि प्रोफेसर हान की मौत उनका अपहरण होते हुए वक्त हो गई थी। नामटेल को न्यूज़ देख के बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस हेड आन के पीछे भागने लगते हैं और बेस में सब जगह तहस महस कर देते हैं। चांगसू सबको बोलता है कि चुप रहो और अपनी वाइफ को निकलने को कहता है। नामटेल आन को कहता है कि तुम कुछ भी करो, फेक सबूत बनाओ, लेकिन मीडिया का मुंह बंद करवाओ। उन चांगसू कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। उन चांगसू की वाइफ वहीं पे सब कुछ चुपकर सुन रही होती है। तभी फ़ोन बजता है और प्रेसिडेंट बोलते हैं कि प्लान बी फेल हो गया है और 5 बजे तक ये सब सिचुएशन को सॉल्व करो। नामटेल घबरा जाता है कि 5 बजे तक ये सब कैसे होगा। तभी उन चांगसू की वाइफ आती है और बोलती है कि हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को साथ में। वो बोलती है कि हमें मीडिया को बता देना चाहिए कि हॉस्टल में जासूस घुसे हैं और वो हॉस्टल में उन चांगसू की बेटी है, तो प्रेशर की वजह से यंगरो को वो नहीं मारेंगे। चांगसू कहता है कि जासूसों को ऑलरेडी पता है कि यंगरो मेरी बेटी है, फिर भी वो बिल्डिंग उड़ा देने को तैयार है। नामटेल बोलता है कि हमें नॉर्थ कोरिया को कन्विंस करना होगा कि जासूसों को कन्विंस करो कि किसी को भी ना मारे। नॉर्थ कोरिया 300 मिलियन ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देगी। उन चांगसू को भी ये प्लान ठीक लगता है और वो लिम जीरोक यानी सूहो के पापा जो नॉर्थ कोरिया के पार्टी के सीनियर लीडर है, उनसे बात करने को तैयार हो जाता है। चांगसू नामटेल को कहता है कि मिलिट्री टीम को अभी के अभी हॉस्टल के बाहर निकालो और नामटेल एजेंट्स को ऑर्डर दे देते हैं कि कुछ भी मत करो। चंग्या डिटेक्टिव ली की सर्जरी कर रही होती है। डिटेक्टिव ली उसे कहते हैं कि मुझे गन दे दो। तभी जू वहाँ आ जाता है। नॉर्थ कोरिया में सूर्यन सूहो के पापा को प्रेशराइज करती है और बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि 10 दिनों में $300 मिलियन तुम लाओगे, लेकिन अब तुम्हारे बेटे और 300 मिलियन का क्या होगा ये मुझे बताओ। उसी वक्त चांगसू जीरोक के ऑफिस में कॉल करता है। चांगसू जीरोक से माफ़ी मांगता है पर जीरोक बोलता है कि तुम हमारे जासूसों को कब वापस भेजने वाले हो। चांगसू कहता है कि अभी जो गर्ल्स हॉस्टल की सिचुएशन है वो सबको बतानी होगी। जीरोक कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। चांगसू बोलता है कि क्या हम तीनों जासूसों को मार डाल दे, ये एक छोटा सा सैक्रिफाइस होगा $300 मिलियन के लिए। जीरोक चिल्लाते हैं कि अगर हमारे जासूस सही सलामत घर वापस नहीं आए तो वॉर होगा और वो फ़ोन रख देते हैं। जीरोक अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि सूहो और बाकियों तक मैसेज पहुंचाओ कि तुम्हें ज़िंदा वापस आना है। सेक्रेटरी जीरोक को बोलती है कि आपको ऑफिस से बुलाया गया है, तो जीरोक वहाँ से चला जाता है। सूर्यन वहीं बैठी होती है और जैसे ही जीरोक चला जाता है वैसे वो चांगसू को फ़ोन करती है। वो बोलती है कि हमारे जासूस देश के लिए मरने को भी तैयार है, तो तुम उन्हें मार डालो। जीरोक की सेक्रेटरी ये सब बात सुन लेती है और जीरोक को जाके बताती है। जीरोक बात सुन के हंसने लगता है, जैसे उसे पता था कि यही होने वाला है। यहाँ लीड डिटेक्टिव की सर्जरी हो जाती है। जू डॉक्टर चंग्या से पूछता है कि अंचल का क्या हुआ है, वो उठ क्यों नहीं रहा है, तो वो बोलती है कि उसको अभी भी दवाई का असर है। जू को शक होता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तो वो चंग्या की मेडिकल किट मांगता है। चंग्या और डिटेक्टिव ली डरे हुए होते हैं क्योंकि वो किट में बंदूक छुपाई होती है। जू को किट में बंदूक मिल जाती है और वो बंदूक वो अपने पास रख लेता है।
चंग्या को जू जोर से थप्पड़ मारता है। सुहो तभी एक रेडियो लेके वहाँ आ जाता है और रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि एएनएसपी के लोग कुछ सुन ना सके। नामटेल बहुत हाइपर हो जाता है चंग्या को चिल्लाते हुए सुनकर, लेकिन उन्हें बाकी कुछ सुनाई नहीं देता है क्योंकि सुहो का रेडियो बहुत लाउड वॉल्यूम पे होता है। जू चंग्या को खींचकर बाहर लाता है और सुहो को बोलता है कि मुझे इसके पास गन दिखी। सुहो बोलता है कि चंग्या को जाने दो, लेकिन जू को बहुत गुस्सा आया होता है। वो चंग्या के सिर पे बंदूक लगाता है पर अचानक वो खिड़की फोड़ देता है। एएनएसपी के एजेंट्स बेस को बताते हैं कि डॉक्टर मुश्किल में है। नामटेल दूरबीन से चंग्या को देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि उन जासूसों को अभी के अभी मार डालो। सुहो जू को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। हाना म्यूजिक का वॉल्यूम कम करती है और यंगरो को बुलाती है। उसी वक्त गन यंगरो के पैर के पास आ जाती है। डिटेक्टिव ली यंगरो को गन के लेने का इशारा करते हैं तो वो गन ले लेती है और सुहो की तरफ पॉइंट कर देती है। सुहो उसको बोलता है कि गन नीचे करो। डिटेक्टिव ली और चंग्या भी उसको बोलते हैं कि ऐसा मत करो। डिटेक्टिव ली सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं कि उंगचल की ट्रीटमेंट भी अभी पूरी नहीं हुई है और अगर तुमने अभी डॉक्टर को मार डाला तो वो तुम्हें दूसरा डॉक्टर नहीं देंगे। तुम्हें यहाँ से बाहर भी तो निकलना है और यहाँ से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सुहो जू को बोलता है कि तुम गन नीचे करो और डॉक्टर को छोड़ दो। तभी खिड़की से एएनएसपी एजेंट शूट करते हैं। जू उनकी तरफ शूट करने लगता है और दोनों में फायरिंग चालू हो जाती है। यंगरो बंदूक लेके बाहर शूट करना चाहती है पर सुहो उसके हाथ से गन नीचे फेंक देता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वो अपनी बॉडी से कवर देता है। इस सिचुएशन में सुहो के पॉकेट से पेपर प्लेन नीचे गिर जाता है, लेकिन सुहो को नीचे गिरा हुआ पेपर एयरप्लेन अभी नहीं दिखा होता है। वो जल्दी से उठकर जू के हाथ से राइफल खींच लेता है। यंगरो की नज़र वो पेपर प्लेन पे जाती है और उसमें उसको अपना हैंडराइटिंग दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चालू है। सुहो को दिखता है कि यंगरो के हाथ में उसका पेपर प्लेन है और वो यंगरो के हाथ से खींच लेता है। यंगरो को वो उठाता है और फिर से खिड़की के सामने खड़ा कर देता है। सुहो जू को भी उसकी राइफल वापस दे देता है। फायरिंग के बीच में हाना नीचे बेसमेंट में चली जाती है क्योंकि उसे अपना प्लान पूरा करना होता है। सुहो को ये समझ आ जाता है तो वो नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ हाना सभी ट्रैप्स को बंद कर रही होती है। हाना दरवाज़ा खोलने वाली ही होती है मिलिट्री को अंदर लाने के लिए, लेकिन सुहो वहाँ पहुँच जाता है और उसको बोलता है कि अगर तुमको ज़िंदा रहना है तो दरवाजे से हाथ उठाओ। हाना उससे कहती है कि बाहर मिलिट्री खड़ी है। सुहो कहता है कि मुझे कुछ परवाह नहीं, मैं अगर ये रिमोट में से एक बटन दबा दूँ तो ये पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाएगा और तुम्हें लीड डिटेक्टिव को बचाना है तो बाहर जाकर तुम मिलिट्री टीम्स को बोलो कि यहाँ से निकल जाए। हाना बाहर जाती है और मिलिट्री की बोलती है कि जल्दी से अंदर जाओ, अभी मौका है, लेकिन मिलिट्री को पहले ही नामटेल ने बताया था कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक कुछ मत करना। सुहो अंदर से सभी ट्रैप्स फिर से लगा देता है। यहाँ एएनएसपी बेस में हाना आ जाती है और बोलती है कि मिलिट्री टीम को अभी के अभी अंदर भेजो। उसी वक्त सुहो वहाँ फ़ोन लगाता है और बोलता है तुमने तो बोला था कि हमें नॉर्थ कोरिया तक ठीक से पहुंचाओगे, लेकिन तुम तो हॉस्टल के बाहर मिलिट्री भेज रहे हो। नामटेल कहता है कि हाना ने झूठ बोला, कोई टीम बाहर खड़ी नहीं है। सुहो हंसता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि हाना ने हॉस्टल के अंदर क्या बोला। नामटेल कुछ नहीं बोल सकता है तो वो फ़ोन चांगसू को दे देता है। सुहो चांगसू को पूछता है कि नॉर्थ कोरिया में पता है क्या कि यहाँ क्या चालू है, तो चांगसू बोलता है कि तुम तीनों जिंदा हो यही पता है। सुहो कहता है कि तुम तो नॉर्थ कोरिया के लीडर्स से बहुत ही क्लोज हो, कैसी डील की है तुमने मिलकर, और जवाब ठीक से देना क्योंकि तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी हमारे हाथ में है। वो बोलता है कि हर 10 मिनट में मैं इधर किसी को मार दूंगा और इन सब की मौत के लिए तुम ही जिम्मेदार होगे। सुहो फ़ोन रख देता है और वायर टैपिंग डिवाइसेस को देख के स्माइल करता है। जू सुहो को पूछता है कि तुम सच में लोगों को मार डालोगे क्या। सुहो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है किसको पहले मारना चाहिए। जू बोलता है कि हमें वो लड़की को मारना चाहिए जिसने हमें गालियाँ दी। सुहो कहता है कि तुम यंगरो की बात कर रहे हो ना, मुझे अच्छा लगा ये आइडिया, उसे ही मार डालो।
सूहो ये सब बोलता है क्योंकि उसको पता होता है कि एएनएसपी के एजेंट्स उनकी सभी बातें सुन रही होती है और फिर वो जू को वायर टैपिंग डिवाइसेस दिखाता है। वो जू को बोलता है कि यंगरो एएनएसपी डायरेक्टर की बेटी है और वो ही हमारी जान बचा सकती है। सूहो पूरे हॉस्टल में से ये वायर टैपिंग डिवाइसेस निकाल देता है। एएनएसपी के बेस में शोर मचा होता है क्योंकि अब उन्हें हॉस्टल में से कुछ सुनाई नहीं देता है और अंदर क्या चालू है वो भी उन्हें पता नहीं होता है। जू चंग्या को सूहो के पास लेके जाता है। सूहो चंग्या को कहता है कि मैंने सारे टैपिंग डिवाइसेस निकाल दिए हैं, अब तुम फ्रीली बात करो। जू को ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती है। चंग्या खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि तुम सबको नॉर्थ कोरिया पहुंचाने का काम अब मेरा है। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन नॉर्थ कोरिया में मुझे मोरैन हिल 1 बोला जाता है। जू को समझ आता है कि ये वही है जिसे नॉर्थ कोरिया में हीरो ऑफ रिपब्लिक अवार्ड मिला है और वो चंग्या को सल्यूट करता है। सारी वायर टैपिंग निकालने की वजह से एएनएसपी को कुछ पता नहीं होता है, तो आन पुलिस हेड हॉस्टल के बाहर स्पीकर से चिल्लाते हैं कि फ़ोन उठाओ, हमारे डायरेक्टर को तुमसे बात करनी है। चांगसू फिर से फ़ोन करता है और सूहो को बोलता है कि अगर तुमने स्टूडेंट्स को मार डाला तो हम तुम्हें नहीं बचा सकते, तुम तुम्हारा मैनुअल ध्यान से पढ़ो। लेकिन सूहो फ़ोन रख देता है। सूहो और जू चंग्या को बाहर लेके जाते हैं। वार्डन कहती है कि लड़कियों को भूख लगी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। तो सूहो कहता है कि ठीक है, खाना खा लेते हैं और ग्रैंड माँ खाना बनाने के लिए चली जाती है। सूहो यंगरो को लेकर खिड़की की तरफ खड़ा करता है और चांगसू यंगरो को देखता है। सूहो चांगसू को दिखाना चाहता है कि यंगरो जिंदा है। सबका खाना हो जाने के बाद सूहो यंगरो को कहता है कि खाना खा लो, तुम्हारे लिए नहीं पर हमारे लिए। यंगरो सूहो को पूछती है कि वो पेपर एयरप्लेन तुम्हारे पास क्यों था, लेकिन सूहो के कुछ बोलने के पहले ही न्यूज़ चालू हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि उन यंगू यानी यंगरो के भाई की मौत हो चुकी है। जब नॉर्थ कोरियन शिप को पकड़ा गया उसमें यंगू की भी मौत हो गई थी। न्यूज़ में ये भी बताया जाता है कि सूहो जो जासूसों का लीडर है उसने गर्ल्स हॉस्टल में लोगों को पकड़ रखा है। यंगरो रो रही होती है और यहाँ एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।